स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाले सफ़र पर ले जाएंगी। कभी दिल की धड़कनें तेज होंगी, कभी कोई मोड़ चौंकाएगा, तो कभी कोई किरदार कुछ ऐसा कह जाएगा जो दिल में उतर जाएगा। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, ये पूरी कहानी काल्पनिक है। सभी पात्र, घटनाएं और स्थान केवल लेखक की कल्पनाओं की उपज हैं। अगर किसी किरदार में आपकी मौसी की सख्ती, कॉलेज के प्यार की मासूमियत या बॉस की चिल्लाहट सुनाई दे जाए तो समझिए ये संयोग है, इरादा नहीं। अध्याय 222। वुजी समूह। ध्रुव मल्होत्रा ने वांग दाजी की ओर देखा और हल्के से कहा। इसके बाद वह रोशनी वर्मा को आगे करते हुए बिना पीछे देखे ऑपरेशन कक्ष से बाहर चले गए। जहां तक किनली का सवाल है, जो मूल रूप से रोशनी वर्मा को अपना प्रशिक्षु बनाना चाहती थी, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा के उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल को देखने के बाद उसने यह विचार त्याग दिया। ऐसे कुशल व्यक्ति के होते हुए भी रोशनी वर्मा अपने मामूली कौशल पर कैसे विचार कर सकती थीं? ध्रुव मल्होत्रा ने जाने से ठीक पहले जो शब्द कहे, उन्हें सुनकर वांग दाजी की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। हालांकि चूंकि किनली अस्पताल में एक वरिष्ठ डॉक्टर थी, इसलिए उसने उस पर भड़कने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने गुस्से को ही पी सका। किनली ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वांग दाजी किस तरह का व्यक्ति था, इससे उसे ज्यादा सरोकार नहीं था। जब ध्रुव मल्होत्रा रोशनी वर्मा के साथ ऑपरेशन कक्ष से बाहर निकले, तो ध्रुव मल्होत्रा को देखकर उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। वह जल्दी से जमीन से उठे और कांपते हुए ध्रुव मल्होत्रा के पास पहुंचे। सर, मेरी पत्नी कैसी है? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तक उसकी सारी महत्वपूर्ण निशानियां सामान्य हो गई हैं। 3 घंटे से ज्यादा समय में जब एनेस्थेटिक का असर खत्म हो जाएगा तो वह जाग जाएगी। मैंने उसके लिए औषधीय दवाओं का एक सेट निर्धारित किया है। जब तक वह प्रतिदिन नुस्खे के अनुसार दवा लेती रहेगी, वह लगभग 1 महीने में बिस्तर से उठकर चलने फिरने में सक्षम हो जाएगी। ये सुनकर वृद्ध व्यक्ति खुशी के आंसू रो पड़ा और ध्रुव मल्होत्रा के सामने घुटने टेकने की कोशिश करते हुए कांपने लगा। ध्रुव मल्होत्रा ने तुरंत बूढ़े व्यक्ति की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो एक चिकित्सक के रूप में मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद धन्यवाद। बार बार आभार व्यक्त करते हुए बूढ़े व्यक्ति की आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग व्यक्ति के हार्दिक आभार के बीच ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा अस्पताल से चले गए। महाराज, राजकुमारी कंसॉर्ट। ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा को वापस आते देख गाड़ी चलाने के लिए जिम्मेदार करण मल्होत्रा ने भी आदरपूर्वक आवाज लगाए। ध्रुव मल्होत्रा उत्तरी लियाओ राजा हैं और रोशनी वर्मा को उनकी पत्नी बनना तय है, जो स्वाभाविक रूप से उत्तरी लियाओ राजकुमारी हैं। निकटतम मॉल में जाओ, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। ये सुनते ही करण मल्होत्रा ने तुरंत कार स्टार्ट की और नजदीकी मॉल की ओर चल पड़े। ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों के अस्पताल पहुंचने से पहले ही विक्रम सिंह कार में वापस आ चुका था। अपनी महान योद्धा जैसी ताकत के कारण उसने स्वाभाविक रूप से ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों के आने का आभास कर लिया। शाम हो चुकी है, हम मॉल क्यों जा रहे हैं? रोशनी वर्मा ने असमंजस में पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हम जिनलिंग लौटने वाले हैं, क्या हमें आपके दादाजी के लिए कुछ नहीं लाना चाहिए? ये सुनते ही रोशनी वर्मा को तुरंत एहसास हुआ और उन्होंने थोड़ा शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। वाहन जल्द ही अस्पताल के पास स्थित मॉल में पहुंच गया। मॉल बहुत बड़ा था और पार्किंग स्थल भी बहुत विशाल था, हालांकि वह पहले से ही विभिन्न प्रकार के वाहनों से भरा हुआ था। ध्रुव मल्होत्रा, मैंने सुना है कि इन्फिनिट ज्वेलरी स्टोर में हाल ही में एक खजाना आया है। वह इन्फिनिट ज्वेलरी स्टोर इसी मॉल में है। चलो बाद में उसे देखते हैं। गाड़ी रुकी तो रोशनी वर्मा ने उम्मीद भरी नजर से कहा। वह वर्मा परिवार की गोद ली हुई संतान थी और निशा वर्मा और अन्य लोग उसे हमेशा परेशान करते रहते थे। आभूषण, एक विलासिता की वस्तु, उससे लगभग असंबंधित थी। आज अस्पताल में इंटर्नशिप के दौरान उसने एक सहकर्मी से यह बात सुनी, जिसके कारण उसने ध्रुव मल्होत्रा को इस बारे में बताया। वह वास्तव में यह नहीं सोच रही थी कि ध्रुव मल्होत्रा उसके लिए कोई आभूषण खरीदे, बल्कि वह तो बस ये देखना चाहती थी कि यह खजाना वास्तव में कैसा दिखता है। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ देखने की बात मत करो, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ। वुजी ज्वेलरी स्टोर वुजी समूह का था। वुजी ग्रुप की स्थापना पूर्व नॉर्दर्न कूल किंग ने की थी, जो ध्रुव मल्होत्रा के गुरु भी थे।
पिछले उत्तरी कुल किंग के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में वुजी समूह स्वाभाविक रूप से ध्रुव मल्होत्रा के हाथों में चला गया। अपनी वापसी के बाद से ध्रुव मल्होत्रा ने वुजी ग्रुप की जांच करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज रोशनी वर्मा ने इस मुद्दे को उठाया, जिससे ये देखने का अच्छा अवसर मिला कि क्या वुजी ग्रुप अभी भी पहले जैसा ही है, या फिर क्या वुजी समूह में अब कुछ बेईमान लोग भी शामिल हो गए हैं। चूंकि यह उनके स्वामी द्वारा छोड़ा गया समूह था, इसलिए ध्रुव मल्होत्रा ने स्वाभाविक रूप से अपने स्वामी के लिए वुजी समूह का अच्छी तरह से प्रबंधन करने का दायित्व महसूस किया। खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं है, रोशनी वर्मा ने कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा। ध्रुव मल्होत्रा बस हंस पड़े और ज्यादा कुछ नहीं बोले। इसके बाद वह रोशनी वर्मा को शॉपिंग मॉल में ले गए और सीधे वुजी ज्वेलरी स्टोर की ओर चल दिए। क्या हमें दादाजी के लिए कोई उपहार नहीं खरीदना चाहिए? हम वुजी ज्वेलरी स्टोर पर क्यों हैं? वुजी ज्वेलरी स्टोर के सामने पहुंचकर रोशनी वर्मा ने आश्चर्य से पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या आप उस खजाने को देखना नहीं चाहते थे? चलो, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं, तो क्या हमें अभी चले जाना चाहिए और बाद में वापस आना चाहिए? रोशनी वर्मा को आगे बोलने का मौका न देते हुए ध्रुव मल्होत्रा ने सीधे उनका हाथ पकड़कर वुजी ज्वेलरी स्टोर के अंदर खींच लिया। तुम दोनों क्या देखना पसंद करोगे? ग्राहकों को आते देख विक्रेता तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आया। इधर उधर देखना, ध्रुव मल्होत्रा ने बेपरवाही से कहा। विक्रेता ध्रुव मल्होत्रा की टिप्पणी के कारण इन दो संभावित ग्राहकों को छोड़ नहीं सका और ध्रुव मल्होत्रा तथा रोशनी वर्मा को एक प्रदर्शन केस के पास ले गया। प्रदर्शन पेटी में आभूषणों के विभिन्न टुकड़े थे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत बहुत अधिक थी, आसानी से दसियों हजार या यहाँ तक कि लाखों में, जो डराने वाली थी। नए रोमांच का आनंद लेन रोशनी वर्मा ने डिस्प्ले केस में रखे आभूषणों को देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। हालांकि उसने कहा कि उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन सी महिला हीरे के आकर्षण का विरोध कर सकती है? जब रोशनी वर्मा की नज़र एक ब्रेसलेट पर पड़ी तो वह नजरें हटा नहीं सकीं। विक्रेता ने तुरंत रोशनी वर्मा की दिलचस्पी भरी नज़र को पकड़ लिया और तुरंत कंगन निकालने के लिए डिस्प्ले केस खोल दिया। इस महिला का स्वाद बहुत बढ़िया है। ये ब्रेसलेट पूरी तरह से प्लेटिनम से बना है और इसमें 16 हीरे भी जड़े हुए हैं। ये ब्रेसलेट भी आपकी खूबसूरती के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप इसे पहनेंगी तो और भी खूबसूरत दिखेंगी, विक्रेता ने कंगन पकड़ते हुए कहा। रोशनी वर्मा की आंखों में चाहत की चमक दिखी और फिर उसने पूछा, इस कंगन का दाम कितना है? महंगा नहीं, सिर्फ 2,10,000, विक्रेता ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते ही रोशनी वर्मा का गुस्सा गुब्बारे की तरह फूट गया और उनका चेहरा तेजी से उदास हो गया। रोशनी वर्मा की प्रतिक्रिया देखकर विक्रेता की आंखों का उत्साह तुरंत गायब हो गया। 2,10,000 की कीमत सुनकर उसके चेहरे पर ऐसा भाव देखकर यह स्पष्ट हो गया कि वह इसे खरीदने में सक्षम नहीं है। विक्रेता ऐसे ग्राहक से निराश हो गया, कंगन को वापस डिस्प्ले केस में रख दिया और फिर ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा को दूसरे डिस्प्ले केस में ले गए। इस प्रदर्शन केस में ऐसे आभूषण थे जो गुणवत्ता के मामले में स्पष्ट रूप से पिछले केस से एक पायदान नीचे थे, जिनकी कीमतें अधिकांशतः कुछ दसियों हजार के आसपास थीं, तथा किसी भी वस्तु की कीमत 100,000 से अधिक नहीं थी। अध्याय 223 अध्यक्ष विक्रेता ने कहा। ध्रुव मल्होत्रा शुरू से ही चुप रहे थे। वे रोशनी वर्मा को वुजवेल ज्वेलरी स्टोर पर उन गहनों के लिए नहीं लाए थे जिन्हें कोई भी पैसे वाला खरीद सकता है, बल्कि खास तौर पर उस खजाने के लिए लाए थे। रोशनी वर्मा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, हम बस इधर उधर देख रहे हैं। ठीक है, ये सुनकर विक्रेता ने सहमति में सिर हिलाया। अब तक उसे यह एहसास हो चुका था कि रोशनी वर्मा यहाँ आभूषण खरीदने में सक्षम नहीं है, वह शायद सिर्फ मौज मस्ती के लिए यहाँ आई थी। ऐसे ग्राहकों के लिए स्वाभाविक रूप से वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। चलो चलें, हम उस खजाने को देखेंगे, ध्रुव मल्होत्रा ने विक्रेता के चले जाने के बाद कहा। रोशनी वर्मा ने हल्का सा सिर हिलाया और ध्रुव मल्होत्रा के पीछे पीछे ज्वेलरी स्टोर के बीचों बीच चली गईं। दुकान के बीचों बीच पहले से ही भीड़ जमा हो गई थी, जो बीच में रखे डिस्प्ले केस में रखी वस्तु पर चर्चा कर रही थी। हे भगवान, 111 हीरे, अगर आप इस हार को पहन लें तो क्या इसकी चमक से दूसरे लोग अंधे नहीं हो जाएंगे? इसे आराम दो, क्या तुम्हें इसका असली मूल्य पता है? हार तो गौण है, क्या तुमने उस अंगूठी पर रंगीन हीरा देखा? यही असली मूल्यवान है। बिल्कुल, मुझे याद है कि एक बार एक नीलामी में एक रंगीन हीरा 4 अरब युआन में बिका था और वह इस अंगूठी पर लगे हीरे जितना बड़ा भी नहीं था। भीड़ की बातचीत बढ़ती जा रही थी, जिससे रोशनी वर्मा की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी।
उसे इस तरह देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने तुरंत भीड़ से चिल्लाकर कहा, थोड़ी जगह बनाओ कृपया। ये कहते हुए ध्रुव मल्होत्रा ने एक हाथ से रोशनी वर्मा को खींचा और दूसरे हाथ से सामने खड़े लोगों को अलग करते हुए भीड़ के बीच में घुस गए। जब रोशनी वर्मा ने शोकेस में हार और अंगूठी देखी तो उनकी आंखों में तुरंत खुशी की झलक दिखाई दी। संभवतः कोई भी महिला इस हार और अंगूठी को देखकर ऐसा ही भाव प्रदर्शित करेगी। मेरे लिए यह हार और अंगूठी लपेट दो, मैं इन्हें ले जाऊंगा, ध्रुव मल्होत्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा। डिस्प्ले केस के पास खड़ी महिला एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जल्दी से बोली, सर, आभूषणों का ये सेट हमारी शाखा में केवल प्रदर्शन के लिए रखा गया है और बिक्री के लिए नहीं है। ध्रुव मल्होत्रा की बातें सुनकर उनके आसपास खड़ी भीड़ भी उनका मजाक उड़ाने लगी। क्या यह आदमी वास्तव में अमीर है, या उसे पता है कि ये आभूषण बिक्री के लिए नहीं है और वह सिर्फ दिखावा कर रहा है? कौन जानता है, लेकिन जिस तरह से वह दिखता है, वह ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जो आभूषणों के एक सेट पर अरबों खर्च कर सकता है। शायद वह सिर्फ दिखावा करने के लिए यहाँ आया है। आप इतना निश्चित नहीं हो सकते। क्या होगा अगर वह सचमुच कोई छुपा हुआ अरबपति हो? ध्रुव मल्होत्रा के बारे में सभी के अलग अलग विचार थे, लेकिन अधिकांश लोग तिरस्कारपूर्ण थे, जो इस बात पर संदेह करते थे कि वह ऐसी विलासिता वहन कर पाएंगे। भीड़ के बाहर जिस विक्रेता ने कुछ क्षण पहले ही ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा को आभूषणों से परिचित कराया था, वह भी ध्रुव मल्होत्रा की बात सुनकर मुस्कुराया। एक आदमी जो 2,10,000 युआन भी खर्च नहीं कर सकता था, उसने ये दावा करने का साहस किया कि वह आभूषणों का ये सेट खरीद सकता है। अकेले रंगीन हीरे को 500 मिलियन युआन से कम में नहीं खरीदा जा सकता था। वास्तव में कितने लोग इतनी रकम निकाल पाएंगे? अपने आसपास की चर्चाओं और संदेह व उपहास से भरी आंखों को सुनकर रोशनी वर्मा थोड़ा कांप उठी। हालांकि शुक्र है कि ध्रुव मल्होत्रा ने पूरे समय उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, कभी नहीं छोड़ा, जिससे उसे बहुत हिम्मत मिली और वह मुड़कर जाने से बच गई। ध्रुव मल्होत्रा ने अपने आसपास के लोगों की आंखों और हंसी को नजरअंदाज करते हुए अपनी जेब से एक काला कार्ड निकाला और डिस्प्ले केस के पास खड़ी महिला को थमा दिया। इस कार्ड को अपने स्टोर मैनेजर के पास ले जाओ और उससे पूछो कि क्या वह इसे पहचानता है, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। उनका शांत व्यवहार देखकर महिला कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई और फिर कार्ड ले लिया और गहरी आवाज में बोली, कृपया एक क्षण रुकिए श्रीमान, मैं अभी चलती हूँ। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर वह महिला काला कार्ड हाथ में लेकर भीड़ से बाहर चली गई। कुछ ही देर में एक मोटा सा अधेड़ आदमी महिला का पीछा करते हुए डिस्प्ले केस तक आ गया। रास्ता बनाओ, उस आदमी की आवाज गूंजी, जिससे उत्साह का आभास मिलता था। ये सुनकर भीड़ ने रास्ता बनाने के लिए अलग हटना शुरू कर दिया, क्योंकि वह व्यक्ति वुजी ज्वेलरी का प्रभारी व्यक्ति था। उसके रास्ते में खड़ा होना बुद्धिमानी नहीं होगी। मिस्टर वू, ये सज्जन वही हैं जिन्होंने काला कार्ड पेश किया था, औरत ने धीमी आवाज में कहा। वह मोटा आदमी तेजी से ध्रुव मल्होत्रा के पास गया, उसके चेहरे पर सम्मान भरा भाव था और उसने कहा, मैं वू दाजून हूँ, वुजी ज्वेलरी का प्रभारी व्यक्ति। आपसे मिलना सम्मान की बात है चेयरमैन। जैसे ही वह बोला, वू दाजून तुरंत झुक गया, अपना सिर बहुत नीचे झुकाया और दोनों हाथों से काला कार्ड ध्रुव मल्होत्रा को वापस दे दिया। ध्रुव मल्होत्रा ने काला कार्ड लिया, फिर उदासीनता से कहा, उठो। हाँ, वू दाजून ने तुरंत अपनी पीठ सीधी करते हुए इसका अनुपालन किया। वुजी ज्वेलरी स्टोर के प्रबंधक के रूप में उन्होंने पहले तो काले कार्ड को नहीं पहचाना, लेकिन वुजी ग्रुप के एक उच्च स्तरीय अधिकारी को फोन करने के बाद उन्हें अंततः पता चला कि काला कार्ड किसका प्रतीक है। वुजी ग्रुप के संस्थापक के पास एकमात्र ब्लैक कार्ड रखने वाला व्यक्ति पूरे वुजी ग्रुप का चेयरमैन है, साथ ही ग्रुप का बड़ा बॉस भी है। हमारे लिए बात करने हेतु एक शांत स्थान ढूंढो, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। वो दाजून ने तुरंत ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा को भीड़ से दूर ले गए और उस महिला से यह कहना नहीं भूले, चेयरमैन के लिए गहनों का ये सेट पैक कर दीजिए। हाँ मिस्टर वो, महिला ने तुरंत जवाब दिया। जब तक ध्रुव मल्होत्रा और उनके साथी वहां से चले नहीं गए, तब तक भीड़ धीरे धीरे अपने सदमे से उबर नहीं पाए। वाह, मैंने सोचा था कि वह आदमी सिर्फ शेख ही बघार रहा था, लेकिन पता चला कि वह असली था। वुजी ग्रुप के चेयरमैन, कितना शक्तिशाली पद होगा उनका। ये वुजी ज्वेलरी स्टोर वुजी ग्रुप की ज्वेलरी श्रृंखला की एक शाखा जैसा ही दिखता है ना? अच्छा हुआ कि मैंने अभी उस व्यक्ति को नाराज नहीं किया। उसकी स्थिति को देखते हुए मुझे कुचलना एक चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। कई लोगों ने राहत की सांस ली और मन ही मन खुश हुए कि उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा को शब्दों या कार्यों से नाराज नहीं किया।
भीड़ में खड़ी सेल्सवुमन भी राहत महसूस कर रही थी। उसे खुशी थी कि ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा ने पहले उसके रवैये पर आपत्ति नहीं जताई और न ही उसे परेशान किया। अन्यथा न केवल उसकी नौकरी चली जाएगी बल्कि उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन जाएगी। वो दाजून के मार्गदर्शन में ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा ने शीघ्र ही उनके साथ एक कार्यालय में प्रवेश कर लिया। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा कार्यालय है, कृपया बैठिए, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, वो दाजून ने पेशकश की। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर रोशनी वर्मा के साथ कार्यालय के स्वागत क्षेत्र में सोफे पर बैठ गए, जबकि वो दाजून उन दोनों के लिए चाय बनाने और पानी डालने में व्यस्त हो गया। अध्याय 224 खेल में प्रवेश। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेयरमैन आज अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करेंगे। अपना काम खत्म करने के बाद वो दाजून ने भयभीत भाव से कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और बोले, बस गुजर रहा था। मेरी मंगेतर यहाँ के खजाने को देखना चाहती थी, इसलिए हम यहाँ हैं। तो यह चेयरमैन की पत्नी है। ये सुनते ही वो दाजून तुरंत रोशनी वर्मा की ओर मुड़ा और सम्मानपूर्ण लहजे में बोला। उसने सोचा था कि रोशनी वर्मा सिर्फ एक महिला है जिसे ध्रुव मल्होत्रा अपने साथ लाया है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह वास्तव में उसकी मंगेतर है। रोशनी वर्मा ने थोड़ा सिर हिलाया और शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। वर्तमान में वुज्जी ग्रुप का प्रभारी कौन है? ध्रुव मल्होत्रा ने गहरी आवाज में पूछा। ये सुनते ही वो दाजून का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखों में गंभीरता झलकने लगी। वर्तमान में वुज्जी समूह का नेतृत्व 2 अध्यक्षों, अध्यक्ष लियू किंग्यून और उपाध्यक्ष लियू किंगफेंग द्वारा किया जाता है। दोनों भाई हैं। राष्ट्रपति लियू किंग्यून घरेलू बाजार का प्रबंधन करते हैं और उपाध्यक्ष लियू किंगफेंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए जिम्मेदार हैं। वो दाजून ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। यह सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर कहा, लियू किंग्यून को बुलाओ और उसे तुरंत पूर्वी सागर की ओर भेजो। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। वो दाजून ने तुरंत अपना फोन निकाला और वुज्जी ग्रुप के मुख्यालय पर फोन किया। जब वह फोन कर रहा था तब ध्रुव मल्होत्रा रोशनी वर्मा के साथ वुज्जी ज्वेलरी से निकल चुके थे। ध्रुव मल्होत्रा को जाते देख वो दाजून ने आखिरकार राहत की सांस ली। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गई और वो दाजून ने तुरंत कहा, अध्यक्ष जी, चेयरमैन ने आपको तुरंत जिनलिंग जाने को कहा है और कहा है कि वह आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। इतना कहने के बाद कॉल अचानक समाप्त हो गई। इस बीच राजधानी शहर में वुज्जी ग्रुप मुख्यालय के शीर्ष तल कार्यालय में लगभग 40 वर्ष का एक अधेड़ व्यक्ति अपनी मेज पर बैठा था। उसकी आंखें चिंतनशील विचारों से भरी हुई थीं। कुछ देर बाद उसने वीडियो कॉल किया। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई और स्क्रीन पर आपके जैसी ही उम्र और शक्ल सूरत वाला एक आदमी दिखाई दिया। बड़े भाई, आपको मुझे बुलाने का ख्याल कैसे आया? स्क्रीन पर दिख रहे आदमी ने गंभीर स्वर में पूछा। ये दोनों व्यक्ति वुज्जी समूह के 2 अध्यक्ष थे, भाई लियू किंग्यून और लियू किंगफेंग। लियू किंग्यून एक पल के लिए चुप हो गया, फिर गंभीर भाव से बोला, चेयरमैन आ गए हैं। क्या? लियू किंगफेंग ने उसकी बातें सुनकर आश्चर्य से कहा। शांत रहो, अभी तुम्हारे आसपास कोई नहीं है न? लियू किंग्यून ने गहरी आवाज में कहा। लियू किंगफेंग ने तुरंत सिर हिलाया, फिर कहा, कोई भी आसपास नहीं है। चेयरमैन के अचानक प्रकट होने पर, बड़े भाई, क्या आपके पास कोई योजना है? स्वाभाविक रूप से। क्या हमारा लियू परिवार आज जिस स्थिति में है वह सब पुराने उत्तरी लियाओ राजा की बदौलत नहीं है? लियू किंग्यून ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर आगे कहा, अब जब पुराने उत्तरी युद्ध राजा का उत्तराधिकारी उस जेल से बाहर आ गया है तो हमें स्वाभाविक रूप से अपना समर्थन दिखाने की जरूरत है। 3 साल पहले अपनी ताकत के साथ हम उस लड़ाई में हस्तक्षेप करने में पूरी तरह से असमर्थ थे, लेकिन अब वुज्जी ग्रुप की ताकत के साथ हम पहले से ही लड़ाई में प्रवेश करने के योग्य हैं। 3 साल पहले जब ध्रुव मल्होत्रा पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें फंसाया गया, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा, तो लियू बंधु ध्रुव मल्होत्रा का समर्थन करने की इच्छा के बावजूद ऐसा करने में असमर्थ थे। 3 वर्ष बीत चुके थे और दोनों भाइयों के नेतृत्व में वुज्जी ग्रुप ने अंततः प्रतिस्पर्धा में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। वुज्जी ग्रुप की वर्तमान ताकत के साथ उनके पास उन लोगों से मुकाबला करने की योग्यता भी थी जिन्होंने वर्षों पहले उस शतरंज के खेल को नियंत्रित किया था। हमारे बूढ़े पिता हमेशा हमसे कहा करते थे कि ऋण देर सबेर चुकाना ही होगा। बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि हमारे बूढ़े पिता को पहले से कुछ पता था? लियू किंगफेंग ने पूछने से पहले धीरे से आह भरी। लियू किंग्यून ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाहे वह जानता हो या नहीं, अब चुनाव हमारे सामने है मेरे भाई। क्या हमें खेल में प्रवेश करना चाहिए?
पहले तो उत्तरी युद्ध के राजा का उत्तराधिकारी इसमें बुरी तरह फंस गया था और हम शक्तिहीन थे। लेकिन अब हमारे पास खेल में उतरने की योग्यता है, हम अब और चुप नहीं रह सकते। इसके अलावा उसने अब किसी को मुझे तुरंत जिनलिंग के लिए प्रस्थान करने की सूचना देने के लिए कहा है। वो संभवतः हमारे रवैये की परीक्षा लेना चाहता है। ये सुनकर लियू किंगफेंग ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। लियू किंग्युन ने उसे कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, क्योंकि बचपन से ही उसके छोटे भाई लियू किंगफेंग की चालाकी हमेशा उससे अधिक थी। वुजी समूह के कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लियू किंगफेंग द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। जहां तक इस तथ्य का प्रश्न है कि उसका छोटा भाई श्रेष्ठ था, लियू किंग्युन को कोई नाराजगी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसने ऐसा भाई पाकर खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। हम इस खेल में प्रवेश करते हैं। यदि हम प्रवेश नहीं करते हैं तो हम उत्तरी लियाओ राजा और अपने बूढ़े पिता को भी धोखा देंगे। बड़े भाई, पूर्वी सागर की अपनी यात्रा पर पहले उत्तरी युद्ध के वर्तमान राजा से मिलिए, फिर मुझे बताइए कि क्या कोई बात है। एक क्षण की चुप्पी के बाद लियू किंगफेंग ने अंततः बात की। इन शब्दों पर लियू किंग्युन ने सिर हिलाया। दोनों भाइयों के विचार एक जैसे थे। 3 साल पहले वे इसमें भाग लेने के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन आज 3 साल बाद उन्होंने इसमें भाग लेने का अधिकार अर्जित कर लिया है। बड़े भाई, मैं कल से ड्रैगन कंट्री की ओर अपनी यात्रा शुरू करूंगा। लियू किंगफेंग ने फिर बात की। ये सुनकर लियू किंग्युन ने भौहें चढ़ाईं और हैरान होकर कहा, भले ही हम खेल में प्रवेश कर रहे हों, फिर भी इतनी जल्दी क्यों है? अब जबकि उत्तरी युद्ध का राजा सामने आ गया है, तो स्वाभाविक रूप से मैं उससे मिलना चाहता हूं। लियू किंगफेंग ने सिर हिलाकर और मुस्कुराकर जवाब दिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने वीडियो कॉल बंद कर दी और लियू किंग्युन तुरंत कार्यालय से निकलकर पूर्वी सागर की ओर चल पड़े। उस समय पूर्वी सागर में ध्रुव मल्होत्रा रोशनी वर्मा के साथ एक मॉल में काफी देर तक खरीदारी करते रहे थे, तथा पूर्वी सागर सैन्य मुख्यालय लौटने से पहले उन्होंने एल्डरसू के लिए कुछ चाय और अन्य सामान खरीदा था। जब ध्रुव मल्होत्रा और उनका समूह विला में वापस आया तो विला में एक आकृति खड़ी थी। काओशान, क्या तुम्हें डोंगचेंग में वापस आकर मार्शल एलायंस विकसित नहीं करना चाहिए था? तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? उस आकृति को देखकर समर जोशी कार से नीचे कूद पड़े और जोर से चिल्लाए। तभी प्रेमजीत नंदा धीरे से पलटे। उनके चेहरे पर हरे और बैंगनी रंग के चोट के निशान थे, जो कुछ दयनीय लग रहे थे। नई कहानियों का अनुभव करें। उनकी हालत देखकर ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग तुरंत कार से बाहर निकल आए। तुम्हें क्या हुआ, मार पड़ी? समर जोशी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। प्रेमजीत नंदा ने पश्चाताप से भरे चेहरे के साथ ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और कहा, मुझे खेद है सर, मैंने आपको निराश किया है। पूर्वी सागर सैन्य मुख्यालय से डोंगचेंग लौटने के बाद मैंने तुरंत मार्शल एलायंस का विकास करना शुरू कर दिया, लेकिन आज डोंगचेंग में यान परिवार के लोग अचानक मार्शल एलायंस के मुख्यालय में आ गए और बिना कुछ कहे मेरी पिटाई कर दी। उन्होंने ये धमकी भी दी कि यदि मार्शल एलायंस डोंगचेंग में अपना काम जारी रखना चाहता है तो हमें उन्हें सुरक्षा शुल्क देना होगा। प्रेमजीत नंदा की बातें सुनकर उनमें से सबसे खतरनाक करण मल्होत्रा, जिसके माथे की नसें उभर आई थीं, ठंडे स्वर में बोला, ये कैसा यान परिवार है जो मालिक के इरादों के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहा है? ऐसा लगता है कि वे जीने से थक गए हैं। कृपया मुझे आदेश दें सर, और मैं रातों रात डोंगचेंग जाऊंगा और इस यान परिवार को जड़ से मिटा दूंगा। करण मल्होत्रा का चेहरा जानलेवा इरादे से भरा हुआ था और उसके शब्द हत्या की इच्छा से और भी अधिक भरे हुए थे। अध्याय 225 राजेंद्र नायक। डोम विद्वान ध्रुव मल्होत्रा ने करण मल्होत्रा की तरफ ध्यान न देकर प्रेमजीत नंदा की तरफ देखा और पूछा। प्रेमजीत नंदा थोड़ा चौंके, फिर उनके चेहरे पर चिंतनशील भाव उभरे, मानो वे उस समय की स्थिति को याद कर रहे हों। एक क्षण बाद प्रेमजीत नंदा ने गंभीरतापूर्वक कहा, महाराज, नेता यान परिवार का अनुचर था। मुझे घायल करने के बाद उसने दावा किया कि यह यान परिवार के मुखिया के आदेश से हुआ था। मुझे लगता है कि परिवार के मुखिया को पहले से ही यान परिवार का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर कहा, कल भोर होते ही हम यान परिवार के पास जाएंगे। उनकी बातें सुनकर करण मल्होत्रा और अन्य सभी ने उत्साह व्यक्त किया। हाल ही में वे बहुत शक्तिशाली विरोधियों का सामना कर रहे थे, जिनमें से लगभग सभी मुकाबलों में ध्रुव मल्होत्रा ने ही भाग लिया था। युद्ध के लिए तैयार ये लोग लंबे समय तक न लड़ पाने का दर्द कैसे झेल सकते थे। रात बिना कुछ कहे ही बीत गई और अगली सुबह आ गई। सुबह सुबह ही सभी लोग विला के प्रांगण में एकत्र हो गए थे। जब ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा विला से बाहर निकले तो सभी ने एक स्वर में चिल्लाया, महाराज, महारानी, चलो चलें।
ध्रुव मल्होत्रा ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला। इसके बाद कई जीपें पूर्वी सागर सैन्य मुख्यालय से निकलकर पूर्वी जिले की ओर बढ़ीं। पूर्वी सागर सैन्य मुख्यालय के भीतर एक व्यक्ति ने काफी देर तक उनके प्रस्थान की दिशा को देखा, अंततः जाने के लिए मुड़ा। फुसफुसाते हुए उन्होंने कहा, अंत में मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझमें वह उत्साह नहीं रहा जो मेरे शुरुआती वर्षों में था। जल्द ही कई वाहन पूर्वी शहर में प्रवेश कर गए। समूह वहीं नहीं रुका और सीधे यान परिवार की ओर बढ़ गया। जैसे ही कई जीपें यान परिवार के आंगन के प्रवेश द्वार पर रुकी, यान परिवार के कुछ गार्ड तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आंगन से बाहर आ गए। आप कौन हैं? यान परिवार से आपका क्या काम है? अग्रणी गार्ड ने ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों की ओर देखा और कठोर स्वर में पूछा। करण मल्होत्रा ने अपनी भौहें उठाईं और ठंडे स्वर में कहा, यान परिवार के मुखिया से कहो कि वह बाहर आकर बात करें। आपके पास 30 सेकंड हैं। यदि हम यान परिवार के मुखिया को नहीं देख पाए तो आज के बाद यान परिवार के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये सुनकर यान परिवार के पहरेदारों के चेहरे थोड़े बदल गए और मुख्य पहरेदार ने ठंडे स्वर में कहा, क्या दुस्साहस है? क्या तुम यान के घर में परेशानी पैदा करने आए हो? मौत की तलाश में? हमला करो, उन्हें नीचे गिराओ। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, यान परिवार के कई गार्ड भी मुठ्ठियां बरसाते हुए ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़े। इन चींटियों की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वामी पर हमला करने की? करण मल्होत्रा ने एक ठंडी सांस छोड़ी और फिर एक भयंकर हत्या का इरादा अचानक सामने आया। हत्या की भयावह आभा ने तुरंत ही यान परिवार के कई गार्डों को घेर लिया। यान परिवार के गार्ड, जो कुछ ही क्षण पहले बहुत आक्रामक थे, अब करण मल्होत्रा की हत्या की मंशा से घिरे हुए थे और भयभीत छोटे मेमनों की तरह कांपते हुए अपनी जगह पर खड़े थे। बैंग बैंग बैंग। यान परिवार के रक्षक गतिहीन हो गए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि करण मल्होत्रा स्थिर थे। वह भीड़ों के बीच बाघ की तरह उनके बीच में घुस गए और उनमें से प्रत्येक को मुक्का मारकर उड़ा दिया। जैसे ही वे नीचे उतरे, यान परिवार के आंगन से कई आकृतियां उभरीं। सबसे आगे वाला व्यक्ति 40 वर्ष से अधिक आयु का एक मध्यम आयु का व्यक्ति था, जिसका आचरण मजबूत था और आभा किसी भी प्रकार से कमतर नहीं थी। वह महान ग्रैंडमास्टर की मध्य अवस्था तक पहुंच चुका था। महाराज, ये यान परिवार के मुखिया नरेंद्र सिंह हैं। प्रेमजीत नंदा ध्रुव मल्होत्रा के पास आए और फुसफुसाए। इस बीच प्रेमजीत नंदा की नज़र नरेंद्र सिंह पर क्रोध और घृणा से भरी हुई थी। यदि नरेंद्र सिंह न होते तो वे ध्रुव मल्होत्रा की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए ध्रुव मल्होत्रा को ढूंढने की भी जरूरत पड़ती। ओह, एलायंस हाईरॉक वांग, कल ही तो मैंने आपसे बातचीत करने के लिए किसी को भेजा था और आज आप यान के निवास पर हैं। मैं नहीं जानता कि एलायंस हाईरॉक वांग को इसका पता चला है या नहीं। नरेंद्र सिंह ने ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों को नजरअंदाज कर दिया और प्रेमजीत नंदा की ओर घूरते हुए तिरस्कार भरी नजरों से बात की। प्रेमजीत नंदा का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप सोचते हैं कि ईस्ट सी मार्शल एलायंस आपके यान परिवार को सुरक्षा राशि देगा तो आप सपना देख रहे हैं। आज जब वह वयस्क स्वयं यान के निवास पर जा रहा है तो उस तुच्छ संरक्षण शुल्क के बारे में सोचने के बजाय आप इस बात पर विचार करना चाहेंगे कि क्या यान परिवार आज के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। ये सुनकर नरेंद्र सिंह की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं, उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। फिर उन्होंने प्रेमजीत नंदा के बगल में बैठे ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि ये सज्जन कौन है? पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के एलायंस हाईरॉक वांग द्वारा उन्हें भगवान कहलाने के लिए आपकी स्थिति सरल नहीं होनी चाहिए। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर उदासीनता थी और उसने कहा, जब मैं आपके यान निवास पर आया था तो मैंने सुना था कि आपके यान परिवार ने पिछले वर्षों में कोई बड़ा गलत काम नहीं किया है और यह एक प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कल का निर्णय आपके द्वारा लिया गया था या ये यान परिवार का प्रतिनिधित्व करता है? उनकी बातें सुनकर नरेंद्र सिंह की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनकी आंखों में उलझन की झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वे ध्रुव मल्होत्रा के प्रश्न का महत्व नहीं समझ रहे थे। मैं यान परिवार का मुखिया हूं और मेरे द्वारा लिए गए निर्णय यान परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं न केवल ये चाहता हूं कि ईस्ट सी मार्शल एलायंस मेरे यान परिवार को सुरक्षा राशि दे, बल्कि मैं व्यक्तिगत रूप से प्रेमजीत नंदा का पद भी संभालना चाहता हूं। वह तो ग्रैंडमास्टर स्तर का बेकार आदमी है, उसे ईस्ट सी मार्शल एलायंस के एलायंस हाईरॉक का पद संभालने के लिए क्या योग्य बनाता है? नरेंद्र सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। ध्रुव मल्होत्रा के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना नरेंद्र सिंह ने आगे कहा,
मैं यान परिवार का गौरवशाली मुखिया महान ग्रैंड मास्टर के मध्य चरण में हूँ और मेरे पिता तो एक योद्धा राजा हैं। इसके अलावा आप पूर्वी शहर में मेरे यान परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में भी जानते हैं, ये शीर्ष पायदान पर है। विशाल पूर्वी सागर में कौन यान परिवार को कुछ सम्मान नहीं देगा? प्रेमजीत नंदा की तुलना में क्या कोई कारण है कि मैं नरेंद्र सिंह पूर्वी सागर मार्शल एलायंस का एलायंस हाईरॉक बनने के योग्य नहीं हूं? नरेंद्र सिंह की बातें सुनकर कई लोगों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यान परिवार के पास एक योद्धा राजा है। इस खुलासे पर ध्रुव मल्होत्रा की भी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह इस बात से चिंतित था कि यान परिवार का ये योद्धा राजा उसे कोई परेशानी देगा, बल्कि यान उपनाम और योद्धा राजा की उपाधि ने उसे किसी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि एक क्षण बाद उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया। जिस व्यक्ति के बारे में एक दशक से अधिक समय से मृत होने की अफवाह थी, वह यान परिवार का इतना पुराना मुखिया कैसे हो सकता है? आपके पिता कौन हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने नरेंद्र सिंह की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा। हालांकि वह पहले ही अपने मन में इस बात को खारिज कर चुका था, फिर भी सावधानी बरतने के लिए ध्रुव मल्होत्रा ने फिर भी ऊंची आवाज में पूछा। नरेंद्र सिंह की भौहें ऊपर उठ गईं और उन्होंने कुछ हद तक विद्रोही स्वर में कहा, मेरे पिता यान गुफेंग हैं। क्या आपका साहसिक कार्य जारी है? ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग अविश्वास से चिल्ला उठे, उनके चेहरे सदमे से भर गए। यान गुफेंग, एक नाम जिसमें किंवदंती का संकेत है। पूर्वी सागर से 3 मार्शल कलाकार उभरे। हालांकि वे आम लोग थे, वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दृढ़ थे। यद्यपि तीनों व्यक्तियों के पास कोई आधिकारिक उपाधि नहीं थी, उन्हें केवल पूर्वी सागर राष्ट्रीय नायक का पदनाम प्राप्त था, फिर भी वे ड्रैगन राष्ट्र के कई अधिकारियों को नीची नज़र से देखते थे। अध्याय 226 देश और लोगों के लिए। ध्रुव मल्होत्रा ने गहरी आवाज में नरेंद्र सिंह से पूछा और उनकी ओर गौर से देखा। नरेंद्र सिंह की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठीं और उन्होंने उदासीनता से कहा, बेशक, मैं इस तरह की बात के बारे में आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? लेकिन क्या उस लड़ाई के बाद एल्डर यान की मृत्यु की खबर नहीं आई? करण मल्होत्रा ने तुरंत पूछा। फिर भी नरेंद्र सिंह का इस मामले पर स्पष्टीकरण देने का कोई इरादा नहीं था और वे चुप हो गए। उनकी प्रतिक्रिया देखकर ध्रुव मल्होत्रा का माथा थोड़ा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, एल्डर यान कहाँ हैं? मैं ध्रुव मल्होत्रा, उत्तरी लियाओ राजा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एल्डर यान खुद को दिखाएं। ध्रुव मल्होत्रा की आवाज पूरे यान परिवार के आंगन में गूंज उठी, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग घबरा गए। उत्तरी लियाओ राजा, आप उत्तरी लियाओ राजा हैं? नरेंद्र सिंह ने चेहरे पर भय का भाव लाते हुए कहा। इस समय उन्हें यह समझ में आ रहा था कि कैसे प्रेमजीत नंदा केवल ग्रैंडमास्टर स्तर के कौशल और बिना किसी पृष्ठभूमि के ईस्ट सी मार्शल एलायंस के प्रमुख का पद हासिल करने में सक्षम हो गया था। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी नज़र यान परिवार के आंगन की गहराई की ओर घुमा ली। वहां उन्होंने एक युद्ध राजा की आभा को महसूस किया जो अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आ रहा था। ध्रुव मल्होत्रा को पता था कि यह यान गुफेंग की मौजूदगी थी। आपका अगला लेख यहाँ है। राष्ट्रीय योद्धा जो ड्रैगन राष्ट्र और पूर्वी सागर के लिए लड़ा था, उसके सामने आने वाला था। FEWebnovel.com। कुछ ही देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति सबके सामने प्रकट हुए। यहाँ उत्तरी लियाओ राजा कौन है? उनके आते ही बुजुर्ग ने तुरंत पूछताछ की। उनके शब्दों में तत्परता का संकेत था। बुजुर्ग को देखकर ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी और उन्होंने उत्साह से कहा, बुजुर्ग यान गुफेंग, आप सचमुच मरे नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आप उत्तरी लियाओ राजा हैं। यान गुफेंग की नज़र ध्रुव मल्होत्रा पर टिक गई और फिर हल्की हंसी के साथ उन्होंने कहा, उस लड़ाई के बाद किसी ने ये खबर छिपा दी कि मैं अभी भी जीवित हूँ। तुम्हारे बारे में क्या? जान बुया के साथ क्या हुआ? क्या वह सेवानिवृत्त हो गए हैं या? ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आया और उन्होंने आह भरते हुए कहा, मेरे गुरु ने कई वर्षों तक अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके कारण वे बीमार पड़ गए और बहुत पहले ही उनका निधन हो गया। ये सुनकर यान गुफेंग की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं और फिर उसने भी एक आह भरी। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, जान बुया का निधन हो गया है। ये वास्तव में खेदजनक है। बड़े यांग, मेरे गुरु ने एक बार अफसोस जताया था कि वे पूर्वी सागर के 3 राष्ट्रीय योद्धाओं के साथ शराब नहीं पी सकते थे और इसे वे जीवन भर का अफसोस मानते थे। ध्रुव मल्होत्रा ने बोलने से पहले अपनी भावनाओं को दबाया। यान गुफेंग की भौहें ऊपर उठ गईं और उन्होंने विलाप के भाव के साथ कहा, जान बुया की तुलना में हम कौन से राष्ट्रीय योद्धा हैं? पुराने उत्तरी युद्ध के राजा ने उत्तरी लियाओ की रक्षा की, ड्रैगन राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी उपलब्धियां ऐसी नहीं हैं जिनकी हम तुलना कर सकें।
पुराने उत्तरी युद्ध राजा के साथ शराब पीने का मौका न मिलना भी मेरा अफसोस है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे 2 भाई भी उस लड़ाई में मारे गए। दोनों के बीच एक साधारण आदान प्रदान ने ड्रैगन राष्ट्र के अनगिनत नायकों की कहानियों को समेट दिया। ड्रैगन राष्ट्र की भूमि की रक्षा और उसकी गरिमा की रक्षा के लिए वर्षों से अनगिनत व्यक्तियों ने युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की आहुति दी है, और युद्ध के मैदान में मारे गए कई नायकों के नाम भी दुनिया को याद नहीं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आज उत्तरी युद्ध राजा यांग निवास पर क्यों आए हैं? यांग गुफेंग ने अपनी भावनाओं को शांत किया और ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखते हुए पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने नरेंद्र सिंह की ओर देखा और कहा, यह मामला आप स्वयं उनसे पूछें तो बेहतर होगा, एल्डर यांग। ये सुनकर यांग गुफेंग के दिल में एक झटका सा महसूस हुआ और वह तुरंत नरेंद्र सिंह की ओर देखने लगा और ठंडे स्वर में बोला, ईमानदारी से अपनी बात कहो। अगर आधा शब्द भी सच से मेल नहीं खाता तो मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में अस्वीकार कर दूंगा। यांग गुफेंग जैसे आदमी के दिल में ड्रैगन राष्ट्र हर चीज से ऊपर है, यहाँ तक कि उसके अपने बेटे से भी। और चूंकि ध्रुव मल्होत्रा उत्तरी लियाओ राजा के रूप में सफल हुए हैं, इसलिए उन्हें अपने देश के लिए लड़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से निपटने में ध्रुव मल्होत्रा के लिए यांग गुफेंग का स्नेह उनके अपने बेटे से भी ज्यादा है। कभी कभी देश और लोगों की भलाई को रक्त और परिवार के बंधनों से पहले रखना पड़ता है। एक नायक का सबसे बड़ा गुण देश और उसके लोगों की सेवा करना है, स्वार्थी इच्छाओं की नहीं। मैं पूर्वी सागर मार्शल एलायंस का एलायंस हाई रॉक बनना चाहता हूँ। प्रेमजीत नंदा तो एक साधारण ग्रैंड मास्टर हैं, वह एलायंस हाई रॉक का पद क्यों संभाल सकते हैं, जबकि मैं एक मध्य स्तरीय ग्रेट ग्रैंड मास्टर ऐसा नहीं कर सकता। कल मैंने मार्शल एलायंस के मुख्यालय पर उसे धमकाने के लिए किसी को भेजा था। नरेंद्र सिंह ने अपनी गर्दन कड़ी करके सीधे तौर पर अपने इरादे और कार्य बता दिए। ये सुनते ही यांग गुफेंग के चेहरे पर गुस्से की झलक दिखाई दी। शायद अत्यधिक क्रोध के कारण यांग गुफेंग का शरीर भी थोड़ा कांप उठा। उन्होंने नरेंद्र सिंह को ठंडी निगाहों से देखा, जिनमें उदासीनता की एक ऐसी झलक थी जिसकी कल्पना एक पिता की अपने बेटे के प्रति निगाह में करना कठिन था। उत्तरी लियाओ राजा, हमारा परिवार दुर्भाग्यशाली है कि उसने ऐसी चीज पैदा की। आप इस बेटे के साथ जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं, इसे मार सकते हैं या इसकी खाल उतार सकते हैं, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। नरेंद्र सिंह को नजरअंदाज करते हुए यांग गुफेंग ध्रुव मल्होत्रा से बात करने लगे। उनके ये शब्द सुनकर करण मल्होत्रा और वहां मौजूद अन्य लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल गए। इस समय उन्हें समझ में आ गया कि यांग गुफेंग किस तरह का आदमी था। ये वह व्यक्ति था जो ड्रैगन राष्ट्र के लाभ के लिए अपने ही बेटे को त्याग सकता था। ऐसा चरित्र सभी के सम्मान का पात्र है। नरेंद्र सिंह, मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। प्रेमजीत नंदा को 2 साल के भीतर पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के एलायंस हाई रॉक के रूप में अपना स्थान सुरक्षित करने में सहायता करें। 2 साल बाद राजधानी में आएं और मैं आपको और भी अधिक गौरवशाली और अशांत मार्ग प्रदान करूंगा। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा का नरेंद्र सिंह को मारने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने नरेंद्र सिंह की ओर देखा और कहा। ये सुनकर यांग गुफेंग की आंखों में अपराध बोध की छाया चमक उठी। वह जानते थे कि उत्तरी लियाओ राजा के रूप में ध्रुव मल्होत्रा तीव्र और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम व्यक्ति होंगे। नरेंद्र सिंह जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण ड्रैगन राष्ट्र में उथल पुथल मचाने का साहस किया, सामान्यतः उसे निर्दयी मौत ही मिलेगी। लेकिन अब ध्रुव मल्होत्रा ने न केवल नरेंद्र सिंह की जान बख्शी बल्कि उसे एक बेहतर भविष्य देने के लिए भी तैयार हो गए। क्या ये बदलाव इस बूढ़े व्यक्ति की मौजूदगी के अलावा किसी और वजह से हो सकता है? उत्तरी लियाओ राजा, क्या आप गंभीर हैं? नरेंद्र सिंह ने अचानक ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और अविश्वास से पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तुम्हें मारना तो हाथ उठाने जितना आसान होगा, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? प्रेमजीत नंदा को एलायंस हाई रॉक के रूप में अपना स्थान सुरक्षित करने में मदद करने के लिए आपके पास केवल 2 साल हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? एक क्षण सोचने के बाद नरेंद्र सिंह ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, बेशक मैं कर सकता हूँ। मेरी ताकत के साथ तथा अन्य मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को रोकने के लिए मेरे पिता की उपस्थिति के साथ ईस्ट सी मार्शल एलायंस में प्रेमजीत नंदा के लिए एलायंस हाई रॉक का पद सुरक्षित करना आसान होगा। यदि कोई जीवित रह सकता है तो कौन सचमुच मरना चाहेगा? जहां तक यांग गुफेंग ने अभी जो कहा उसके बारे में नरेंद्र सिंह के मन में कोई खास द्वेष नहीं है। यांग गुफेंग के पुत्र होने के नाते नरेंद्र सिंह किसी से भी बेहतर समझते थे कि उनके पिता किस प्रकार के व्यक्ति थे।
ड्रैगन राष्ट्र के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो यांग गुफेंग न केवल अपने एक बेटे बल्कि पूरे यांग परिवार का बलिदान देने में भी संकोच नहीं करेगा। यांग गुफेंग के दिल में ये ड्रैगन राष्ट्र ही है जो वास्तव में सर्वोच्च मूल्य रखता है। इसकी रक्षा के लिए वह हर बलिदान देने के लिए तैयार है। उनके लिए अद्वितीय ड्रैगन राष्ट्र की तुलना में यांग परिवार कुछ भी नहीं है। राष्ट्र के बिना परिवार कहाँ होगा। अध्याय 227। शिरकसभी ने रिसेप्शन हॉल में अपनी सीटें लीं और फिर यांग गुफेंग ने व्यक्तिगत रूप से सभी के लिए चाय बनाने के लिए पानी उबाला। ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों द्वारा इसे रोकने की बहुत कोशिश करने के बावजूद वे अंततः उस बूढ़े व्यक्ति की तरह जिद्दी नहीं हो सके। आज रात मैं किसी से व्यवस्था करवा दूंगा, हम तब तक पीना बंद नहीं करेंगे जब तक हम नशे में न हो जाएं। अपनी व्यस्तता समाप्त करने के बाद यांग गुफेंग ध्रुव मल्होत्रा के सामने बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोलने लगे। ध्रुव मल्होत्रा ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, अच्छा, जो शराब मेरे मालिक को कभी नसीब नहीं हुई उसकी जगह मैं पी लूंगा। अनन्य कहानियों का अनुभव करें। हा। यदि पुराने उत्तरी युद्ध के राजा को पता होता कि उनके पास इतना उत्कृष्ट शिष्य है तो वे मुस्कुराते हुए शांति से आराम कर सकते थे। ये कहते हुए यांग गुफेंग हंसे। दरअसल इस उम्र में वह जीवन और मृत्यु के प्रति काफी समय से उदासीन हो चुके थे। लेकिन जब कुछ लोग अलग होते थे तब भी उन्हें दुख की एक पीड़ा महसूस होती थी, एक ऐसी उदासी जो क्षणिक थी क्योंकि उनका एक पैर पहले ही कब्र में था। अब किसी भी दिन वह अपने पुराने मित्रों से मिलने जा सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अधिक समय तक शोक मनाने की आवश्यकता नहीं थी। यांग परिवार के स्वागत कक्ष में सभी लोग दोपहर तक बेकार की बातें करते रहे तथा पूर्वी सागर में लड़ाई से लेकर हाल के वर्षों में उत्तरी लियाओ में हुए युद्धों तक हर चीज पर विस्तार से चर्चा करते रहे। शाम का समय तेजी से नजदीक आ गया और यांग गुफेंग ने यांग परिवार के साथ रात्रि भोज का आयोजन किया। रात्रि भोज के दौरान बूढ़े मास्टर यांग गुफेंग ने काफी शराब पी ली और लगातार बड़बड़ाते रहे कि कैसे वो देश के कमीने और दक्षिण के बंदर मरने के लायक हैं। ओल्ड मास्टर यांग गुफेंग के साथ ड्रिंक्स के लिए जाते समय ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो दुश्मन देशों से लड़ने का आदी न हो। स्वाभाविक रूप से ओल्ड मास्टर यांग के शब्दों से मजबूत अनुगूंज महसूस कर रहा था। जो लोग ड्रैगन साम्राज्य को रौंदने का साहस कर रहे थे वे सचमुच मौत के लायक थे। जैसे जैसे शराब पीने का सिलसिला चलता रहा, ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों को भी थोड़ा नशा होने लगा। सच तो यह है कि मार्शल आर्ट में ग्रेट ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंचने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने शरीर में शराब के चयापचय को नियंत्रित कर सकता है, जिससे उसे नशे में होने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन उस रात किसी ने ऐसा नहीं किया। शराब के नशे में धुत हो जाना ही वह परिणाम था जो हर कोई चाहता था। उस रात कोई बेकार बात नहीं कही गई और अगली सुबह तक कई जीपें यांग निवास से निकलकर पूर्वी सागर को पीछे छोड़कर धीरे धीरे जिनलिंग शहर की ओर बढ़ रही थीं। इस बीच यांग निवास पर ओल्ड मास्टर यांग गुफेंग अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे खड़े थे। उनकी निगाहें ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों की कारों पर तब तक टिकी रहीं जब तक कि वे पूरी तरह से उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गईं। पिताजी, वे पहले ही जा चुके हैं, देखना बंद करो। नरेंद्र सिंह यांग गुफेंग के पास आए और धीरे से बोले। यांग गुफेंग ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा और उदासीनता से कहा, मैं नहीं चाहता कि ऐसी घटना दूसरी बार घटित हो। मैं यांग गुफेंग ड्रैगन किंगडम के लिए आधे जीवन तक कष्ट झेल चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसा व्यक्ति बने जो इसमें अराजकता लाए। ध्रुव मल्होत्रा एक महान योग्यता वाले व्यक्ति हैं। यदि आप भविष्य में वास्तव में उनका अनुसरण कर सकें तो इस जीवन काल में आपकी उपलब्धियां निश्चित रूप से इस बूढ़े व्यक्ति से आगे निकल जाएंगी। क्या आप समझे? अपने पिता के गंभीर शब्दों को सुनकर नरेंद्र सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। यांग गुफेंग ने कुछ और नहीं कहा और अपने कमरे में वापस चला गया। इस बीच जिनलिंग सिटी जाने वाले वाहन में यात्री सीट पर बैठे करण मल्होत्रा ने अचानक कहा, महाराज, मुझे लग रहा है कि मैं करीब पहुंच रहा हूं। कितने करीब? क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारा अंत निकट है? विक्रम सिंह ने गाड़ी चलाते हुए चिढ़ाते हुए कहा। ये सुनते ही करण मल्होत्रा ने उसे एक नजर देखा और अधीरता से कहा, चले जाओ, यहाँ बीच में बोलना बंद करो। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं युद्ध राजा की दहलीज को छूने वाला हूँ। इन शब्दों पर विक्रम सिंह की भौहें ऊपर उठ गईं और एक विराम का लाभ उठाते हुए उन्होंने करण मल्होत्रा की ओर देखा। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। ध्रुव मल्होत्रा, जो रोशनी वर्मा के साथ पीछे बैठे थे, ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और गहरी आवाज में पूछा, क्या आप गंभीर हैं? फिलहाल करण मल्होत्रा से निकलने वाली आभा महज एक आधे कदम के युद्ध राजा की थी। युद्ध राजा की दहलीज के आसपास भी नहीं, है ना? बेशक,
क्या मैं आपसे झूठ भी बोल सकता हूँ, सर? आप इसे स्वयं क्यों महसूस नहीं करते? करण मल्होत्रा ने बोलते समय अपना दाहिना हाथ ध्रुव मल्होत्रा की ओर बढ़ाया और उनकी भौहें ऊपर उठ गईं। ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए उसका हाथ दूर धकेल दिया। तुम्हें भ्रम हो रहा है। मैं तुम्हारे ऊपर की आभा को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। ये तब की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत है जब तुमने आधे कदम के वॉकिंग स्तर पर कदम रखा था। इस स्तर पर आपकी ताकत के साथ आप अभी भी युद्ध राजा से बहुत दूर हैं। वास्तव में आप तीनों में से आदित्य मेहता युद्ध राजा क्षेत्र के सबसे करीब है। ये सुनते ही करण मल्होत्रा और विक्रम सिंह दोनों के हाव भाव बदल गए। करण मल्होत्रा ने अविश्वास में कहा, सर, आपको मेरे साथ मजाक नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदित्य मेहता, वह दिखावा करने वाला, हम तीनों में सबसे ताकतवर हो सकता है। क्या ये हो सकता है कि बुद्धिमान होना वास्तव में मार्शल पद पर आगे बढ़ने में मदद करता है? गाड़ी चलाते हुए विक्रम सिंह कान खड़े करके ये सुनने को उत्सुक थे कि ध्रुव मल्होत्रा आगे क्या कहेगा। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में आप तीनों की मार्शल प्रतिभा काफी समान है, लेकिन आदित्य मेहता वास्तव में थोड़ा अधिक चतुर है। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक खबर है। राजेंद्र नायक आप तीनों में से किसी एक को अगला राजेंद्र नायक चुनना चाहते हैं, और प्राथमिक शर्त है वॉकिंग क्षेत्र में कदम रखना। इसलिए यदि आप राजेंद्र नायक बनना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप सफलता प्राप्त करने के लिए जल्दी करें। ये सुनकर करण मल्होत्रा ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए असंतुष्ट भाव से कहा, सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था, राजेंद्र नायक वाले स्पॉट में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं जीवन में एक नौज लियाओ आदमी हूँ और मृत्यु में एक उत्तरी लियाओ भूत हूँ। अगर मुझे राजेंद्र नायक का पद भी दे दिया जाए तो भी मैं उत्तरी लियाओ कभी नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी चला रहे विक्रम सिंह भी तुरंत बोल पड़े, सर, हालांकि करण मल्होत्रा के अभद्र शब्द अप्रिय हैं, पर मेरे विचार भी वही हैं। मैं कोई राजेंद्र नायक नहीं बनना चाहता। मैं तो बस जीवन भर आपका वफादार सिपाही बनना चाहता हूँ। उनकी बातें सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वास्तव में विक्रम सिंह, करण मल्होत्रा और आदित्य मेहता के बीच ध्रुव मल्होत्रा का झुकाव आदित्य मेहता को राजेंद्र नायक की भूमिका निभाने देने की ओर था। आखिरकार तीनों में से केवल आदित्य मेहता के पास ही अधिक बुद्धिमत्ता थी और पूर्वी सागर में अकेले होने के कारण स्थानीय शक्तियां उसे अराजकता में नहीं डाल सकती थीं। करण मल्होत्रा बहुत खूनी था और अगर उसे ध्रुव मल्होत्रा के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए तो वह संभवतः एक हत्यारा पागल बन जाएगा। विक्रम सिंह बोलने में अच्छे नहीं थे। वे लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते थे। बेशक यह उत्तरी लियाओ सेना में उनकी संबंधित जिम्मेदारियों से संबंधित था, इसलिए यह उनकी गलती नहीं थी। चूंकि आप में से कोई भी तैयार नहीं है, इसलिए हमारे पास राजेंद्र नायक की भूमिका निभाने के लिए केवल आदित्य मेहता ही हैं। लेकिन वह व्यक्ति वास्तव में आप में से पहला व्यक्ति होगा जो युद्ध राजा के दायरे में कदम रखेगा, इसलिए भावनात्मक और तार्किक रूप से उसे ही राजेंद्र नायक की भूमिका निभानी चाहिए। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा। करण मल्होत्रा ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आदित्य मेहता को राजेंद्र नायक बना दीजिए। वह होशियार है। वह निश्चित रूप से पूर्वी सागर को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में आपकी मदद कर पाएगा। अध्याय 228 खाई के पास। अगर हम दोनों एक साथ भी बंधे रहें तो भी हम उसके जितने होशियार नहीं हैं। हम तीनों में से वह निश्चित रूप से आपके लिए पूर्वी सागर का प्रबंधन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। विक्रम सिंह, जो गाड़ी चला रहे थे, तुरंत बोले। उनकी बातें सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने असहाय मुस्कान बिखेरी। फिर बोले, आपका क्या मतलब है, मेरी ओर से पूर्वी सागर का प्रबंध करना? वह राजेंद्र नायक का क्षेत्र है, मेरा, उत्तरी लियाओ राजा का नहीं। उनके शब्दों पर करण मल्होत्रा और विक्रम सिंह दोनों ने एक जानकार मुस्कान दिखाई, जैसे कि सभी समझ गए हों। हल्की फुल्की बातचीत के बाद गाड़ी तेजी से हाईवे पर आगे बढ़ गई। जब अंधेरा होने लगा तो वे अंततः जिनलिंग शहर में प्रवेश कर गए। जिनलिंग सिटी की खाई के पास ध्रुव मल्होत्रा ने अचानक कहा, गाड़ी रोको। रोशनी वर्मा और मैं टहलते हैं। तुम दोनों सुनिवास पर जाओ और हमारा इंतजार करो। ये सुनकर विक्रम सिंह ने तुरंत गाड़ी पार्क कर दी। इसके बाद ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा कार से बाहर निकल गए, जबकि विक्रम सिंह और अन्य लोग एसयू आवास की ओर बढ़ते रहे। ध्रुव मल्होत्रा, रोशनी वर्मा और वह हाथ मिलाकर खाई के किनारे आराम से टहलने लगे। बड़े भाई, ये अचानक आपको कार से बाहर निकलने का ख्याल कैसे आया? रोशनी वर्मा ने धीमी आवाज में पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और जवाब दिया,
भले ही मैं सुनिवास पर नहीं गया होता, मुझे पता है कि वे शायद जिनलिंग शहर के सभी प्रतिष्ठित लोगों को वहां इकट्ठा करके हमारा इंतजार कर रहे होते। मुझे इस तरह का दृश्य पसंद नहीं है। उन प्रतिष्ठित लोगों से निपटने के बजाय मैं आपके साथ यहाँ चलना और दृश्यों का आनंद लेना पसंद करूंगा। ये सुनकर रोशनी वर्मा ने समझदारी दिखाई और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वे दोनों कुछ देर तक खाई के किनारे चलते रहे। तभी रोशनी वर्मा ने अचानक पूछा, बड़े भाई, हमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, क्या आपको भूख लगी है? शुरू में तो मुझे भूख नहीं लगी थी, लेकिन अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मुझे थोड़ी भूख लगने लगी है, ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा। रोशनी वर्मा ने थोड़ा दुखी भाव दिखाया और निराश स्वर में कहा, बड़े भाई, क्या आप जानते हैं कि हमें यहाँ से जिनलिंग सिटी तक वापस चलने में कितना समय लगेगा? ठीक है, लगभग आधा घंटा मुझे लगता है, ध्रुव मल्होत्रा ने कुछ अनिश्चितता से कहा। दरअसल उसकी गति के अनुसार शहर में वापस पहुंचने में बस कुछ ही मिनट लगेंगे, लेकिन चूंकि रोशनी वर्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ तक कि उनकी गति औसत व्यक्ति से भी धीमी थी, इसलिए अनुमानतः आधा घंटा लग गया। तो तुम्हें पता था कि हमें वापस चलने में इतना समय लगेगा, और यहाँ तो मुझे लगा कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। रोशनी वर्मा ने अपनी आवाज़ में थोड़ी शिकायत के साथ मुंह बनाया, शायद यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में भूखी थी। रोशनी वर्मा ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और खाने के लिए निकटतम स्थान की खोज शुरू कर दी। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे जिनलिंग शहर के ठीक बाहर खाई के पास एक छोटा सा रेस्तरां मिल गया। बड़े भाई, मुझे खाने की जगह मिल गई, ये यहाँ से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर है, रोशनी वर्मा ने उत्साहित होकर कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और फिर वे दोनों छोटे से रेस्तरां की ओर चल पड़े। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे काला होने लगा, वे कुछ मिनटों तक नदी के किनारे चलते रहे। तभी अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी रोशनी वर्मा की ओर लड़खड़ाता हुआ आया। ध्रुव मल्होत्रा की भौहें ऊपर उठी और उन्होंने तेज हाथों से रोशनी वर्मा को एक तरफ खींच लिया। फिर उसने उस अधेड़ व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। आप कौन हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में पूछा। उस आदमी को अचानक घुटन का तीव्र एहसास हुआ और उसकी नज़र ध्रुव मल्होत्रा की ओर भय से भर गई। उसने अपनी भुजाएं बेतहाशा फड़फड़ाईं, मानो ध्रुव मल्होत्रा की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा की ताकत के सामने बिना किसी साधना के कोई व्यक्ति कैसे छूट सकता था? बड़े भाई, आप उसका गला घोंट रहे हैं, वह कैसे बोल सकता है? रोशनी वर्मा ने भी खुद को शांत करने के बाद बोलना शुरू किया। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने उसका हाथ छोड़ दिया और अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा के सवाल का जवाब नहीं दिया, इसके बजाय वह अचानक जोर से चिल्लाए, इकट्ठा हो जाओ। जोरदार चीख के बाद कई आकृतियां उनके चारों ओर से निकली और तेजी से ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा के पास पहुंची। 6 लोगों ने, जो सभी अधेड़ उम्र के थे, ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा को घेर लिया। बच्चे, मेरा गला घोंटने की हिम्मत करते हुए तुमने ये जानने की भी जहमत नहीं उठाई कि मैं कौन हूं, और तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की। भाइयों, जाओ, इस बच्चे को अपंग बना दो और इस लड़की का अपहरण कर लो। ध्रुव मल्होत्रा द्वारा पहले गला घोंटे जाने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा को ठंडी निगाहों से देखा और फिर तीखी आवाज में बोला। ये सुनकर वे लोग आगे बढ़े और कुछ ने तो अपनी जेबों में रखे खंजर भी निकाल लिए। ठंडी रोशनी से चमकते चमचमाते खंजर लगातार ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा पर हमला कर रहे थे। रोशनी वर्मा चिंतित दिख रही थीं और उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा की बांह को और कसकर पकड़ लिया। डरो मत, वे तो बस छोटे पात्र हैं, ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ उसे सांत्वना देते हुए कहा। फिर उसने अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाया और उसकी अंगुलियों से तुरंत ही ऊर्जा फूट पड़ी। ऊर्जा की धाराएं सीधे मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की ओर लक्षित थीं, जिनके साथ फुसफुसाहट की ध्वनि भी थी। इससे पहले कि पुरुष प्रतिक्रिया कर पाते, ऊर्जा धाराएं उनके शरीर में प्रवेश कर चुकी थीं तथा पीछे रक्तछेद छोड़ गई थीं। वे लोग तुरंत ही जमीन पर लौटने लगे और उनकी चीखें फूटने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो जमीन पर लौटने से उनका दर्द कुछ कम हो जाएगा। अब बोलो, तुम लोग असल में कौन हो? ध्रुव मल्होत्रा ने पहले अधेड़ व्यक्ति की ओर देखा और सख्ती से कहा। अधेड़ उम्र का आदमी अपनी लार निगलने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी निगाहें ध्रुव मल्होत्रा की ओर भय से भरी हुई थीं। तुम घमंडी मत बनो, मेरा बड़ा भाई जिनलिंग शहर में प्रसिद्ध गोल्ड टूथ ब्रदर है, अधेड़ उम्र के आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, जबकि ध्रुव मल्होत्रा उसे घूर रहा था। ध्रुव मल्होत्रा ने भौहें उठाईं और उदासीनता से बोले, सोने का दांत भाई।
वह क्या है? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, उसे बुलाओ और अपने बड़े भाई को तुरंत यहाँ बुलाओ ताकि वह तुम्हें बचा सके। ये सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि गोल्ड टूथ ब्रदर का प्रभाव एक साधारण जेब कतरे से कहीं अधिक मजबूत था। हालांकि उसके सामने खड़ा युवक कुछ हद तक डरावना था, लेकिन उसे विश्वास था कि जैसे ही गोल्ड टूथ ब्रदर और उसके गुर्गे आएंगे, वे निश्चित रूप से उसे इस आदमी के चंगुल से बचा लेंगे। ध्रुव मल्होत्रा की सतर्क निगाह में उस अधेड़ व्यक्ति ने फोन किया। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई और उस आदमी ने तुरंत कहा, गोल्ड टूथ ब्रदर, मैं खाई में फंस गया हूँ। यह एक आपातकालीन स्थिति है, जल्दी करो और लोगों को मुझे बचाने के लिए लाओ। फिर उस आदमी ने फोन काट दिया। ध्रुव मल्होत्रा की ओर सावधानी से देखते हुए कहा, गोल्ड टूथ ब्रदर ने कहा है कि वह तुरंत यहाँ आ जाएगा, उसके आने से पहले आप मुझ पर हाथ नहीं डाल सकते। हे, मुझे तुम्हारे जैसे कचरे पर हाथ डालने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा नहीं आया, इसके बजाय उसके दिल में राहत की एक झलक महसूस हुई। कम से कम उसे यह संकेत तो मिला कि यह भयानक रूप से कुशल युवक उस पर हमला नहीं करेगा। अध्याय 229। भयगाड़ियां रुकीं और उनमें से करीब 1 दर्जन गुंडे जैसे लोग उतरे। सबसे आगे वाला 40 साल का एक गंजा आदमी था। गोल्डन टूथ भाई, गोल्डन टूथ भाई। गंजे आदमी को देखते ही अधेड़ उम्र के आदमी को मानो अपने रक्षक का आभास हो गया और वह तुरंत चिल्ला उठा। वह गंजा आदमी स्वाभाविक रूप से तथाकथित गोल्डन टूथ ब्रदर था, जेनलिंग शहर का एक बड़ा शख्स जो उसे ध्रुव मल्होत्रा के हाथों से बचा सकता था। गोल्डन टूथ ब्रदर अपने अधीनस्थों के साथ तेजी से उस अधेड़ व्यक्ति के पास पहुंचा। हालांकि जब वह करीब गया और ध्रुव मल्होत्रा की शक्ल पहचान ली, तो वह अप्रत्याशित रूप से ध्रुव मल्होत्रा के सामने दोनों घुटनों के बल बैठ गया। मैंने मिस्टर मल्होत्रा को देखा है, गोल्डन टूथ भाई ने आदरपूर्वक कहा। ध्रुव मल्होत्रा की भौहें ऊपर उठी। उसने असमंजस में पूछा, आप कौन हैं? आप मुझे कैसे जानते हैं? क्या ये हो सकता है कि इस अंधे मूर्ख ने मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया हो? बोलते समय गोल्डन टूथ ब्रदर ने अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को तीखी निगाहों से देखा। उसकी निगाहें उस व्यक्ति को फाड़ डालने की धमकी दे रही थीं। आप क्या सोचते हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ पूछा। गोल्डन टूथ ब्रदर धीरे से खड़ा हुआ, फिर अपने साथ लाए आदमियों की ओर मुड़ा और बोला, इस कमीने ने मिस्टर मल्होत्रा को अपमानित करने की हिम्मत की है, इसे मारो, इसे मार डालो। यद्यपि अधीनस्थों का समूह कुछ हद तक हैरान था, फिर भी उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से उस अधेड़ व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया और उसे लात भूसों से पीटना शुरू कर दिया। जिस व्यक्ति के सामने उनका बॉस बिना किसी हिचकिचाहट के झुक गया, वह कितना महान और शक्तिशाली होगा। वे महज गुंडे थे और गहराई से सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ध्रुव मल्होत्रा की हैसियत की कल्पना करना तो दूर की बात थी। मुझे अब और मत मारो, मैं गलत था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और अंततः पूरी तरह बंद हो गईं। तभी गुर्गों ने अपने घूंसे और लातें मारना बंद कर दिया और आगे नहीं बढ़ाया। उनमें से एक घबराए हुए चेहरे के साथ नीचे झुका और उस आदमी की नाक के नीचे हाथ रखकर देखने लगा कि क्या उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला है। शुक्र है कि आदमी अभी भी सांस ले रहा था, जिससे पता चलता है कि वह जीवित है। यद्यपि उन्होंने क्रूर बल के साथ प्रहार किया, लेकिन यदि बात किसी को मारने की आती तो उनमें ऐसा करने का साहस नहीं था। मिस्टर मल्होत्रा, आपके विचार से हमें इस बारे में क्या करना चाहिए? गोल्डन टूथ ब्रदर ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखते हुए विनम्रता से पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा, उपहास किया और कहा, क्या मैंने तुमसे कभी कहा था कि अगर तुम उसे पीट दोगे तो सब माफ कर दिया जाएगा? चूंकि आप उसके बड़े भाई हैं, इसलिए उसने जो कुछ किया है उसका कुछ संबंध आपसे भी है न? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सभी लोग जेब कतरे हैं, है न? ये सुनकर गोल्डन टूथ भाई का शरीर कांप उठा। उसने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से स्वीकार किया, हाँ, वे मेरे आदेश के तहत जेब कतरे हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने व्यंग्य किया। वह आदमी सच बोल रहा है या झूठ, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। इन लोगों ने ये रास्ता चुना था और स्वाभाविक रूप से उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़े। जहां तक सवाल है कि अगर वे पैसे नहीं देते तो उनका क्या होता, इसका ध्रुव मल्होत्रा से क्या संबंध है? लेकिन अब चूंकि उन्होंने यहाँ जेबकतरी करने का दुस्साहस किया था, इसलिए उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ी। ध्रुव मल्होत्रा ने अपना फ़ोन निकाला और कॉल किया। अपनी लोकेशन बताने के बाद उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। मिस्टर मल्होत्रा, आप कौन बोल रहे हैं? गोल्डन टूथ ब्रदर के दिल में एक असहज पूर्वाभास उभरा, जैसे ही उसने जल्दी से पूछा।
ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं किसे बुलाता हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है न? लेकिन तुम्हें बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वे ही तुम्हें शीघ्र ही ले जाएंगे। मैंने अभी ही जुनशेंग को फोन किया है, तुम उसे जानते हो है न? हे जुनशेंग का नाम सुनते ही गोल्डन टूथ ब्रदर का चेहरा कांप उठा और वह जमीन पर गिर पड़ा। हे जुनशेंग, इंस्पेक्टर प्रकाश, सब खत्म हो गया, सब खत्म, गोल्डन टूथ ब्रदर ने बेजान होकर कहा। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए गोल्डन टूथ ब्रदर को अच्छी तरह पता था कि अगर वह उसके हाथों में पड़ गया तो उसका क्या हश्र होगा। गोल्डन टूथ ब्रदर ने ध्रुव मल्होत्रा से बदला लेने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने अपना सारा गुस्सा पहले से ही बेहोश अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर निकाल दिया। अधीनस्थों को स्पष्ट रूप से यह पता था कि स्थिति गंभीर होने वाली है, इसलिए उन्होंने अधेड़ व्यक्ति को बुरी तरह से लात घूंसों से पीटा। दयनीय बात यह थी कि समूह द्वारा पहले ही बेहोश कर दिए गए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को उनके द्वारा क्रूरतापूर्वक किए गए प्रहारों से होश में लाया गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ देर के लिए होश में आ पाता, उन्होंने उसे फिर से बेहोश कर दिया। बेहतर होगा कि आप अब ऐसा करना बंद कर दें, नहीं तो अगर यह जारी रहा तो वह मर जाएगा, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। यद्यपि उसकी उपस्थिति में अधेड़ व्यक्ति की मृत्यु उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन रोशनी वर्मा पास में ही थी, उसे ऐसे खूनी दृश्य के सामने लाना ठीक नहीं था। रुको रुको, अब रुको, अगर वह मर गया तो जेल जाना इतना आसान नहीं होगा। गोल्डन टूथ ब्रदर ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की और तुरंत उन्हें रोकने के लिए चिल्लाया। लोगों ने रुककर तुरंत ठंडे पसीने से भीग गए। उनके रुकने के कुछ ही देर बाद 6 डोर्स ऑर्गेनाइजेशन की कई कारें वहां आ गईं। हे जुनशेंग सबसे पहले कार से बाहर निकले, उनके पीछे 6 डोर्स से 1 दर्जन से अधिक कांस्टेबल बाहर निकले। हे प्रभु, ये ध्रुव मल्होत्रा को देखकर हे जुनशेंग ने भी उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। ये सुनकर हे जुनशेंग का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी। तब उसने तुरंत समझाया, हे प्रभु, एक नवागंतुक, ध्रुव मल्होत्रा ने धीरे से कहा, लेकिन आगे कुछ नहीं पूछा क्योंकि यह 6 डोर्स का मामला था और उनके लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं था। हे प्रभु, क्या इन अंधे मूर्खों ने आपको नाराज किया? हे जुनशेंग ने गोल्डन टूथ ब्रदर और अन्य लोगों की ओर देखा और पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने जमीन पर बेहोश पड़े कुछ लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन लोगों ने मेरी मंगेतर से चोरी करने की कोशिश की थी और यह आदमी उनका बड़ा भाई है। उन्हें पूछताछ के लिए ले जाओ और तुम्हें पक्का पता चल जाएगा। मैं अपनी मंगेतर के साथ डिनर करने के लिए जल्दी में हूँ और इन छोटी छोटी बातों से निपटने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अध्याय 230 सदमे से बेहोश हो जाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड जी की मंगेतर पर हाथ उठाने की? उन्हें वापस ले जाओ और उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। हे जुनशेंग ने तुरंत पास खड़े दर्जन भर कांस्टेबलों को आवाज लगाए। ये सुनकर उन्होंने जल्दी से समूह को घेर लिया। जिन्या और अन्य लोगों की दलीलों और चीखों की उपेक्षा करते हुए उन्हें सीधे गाड़ी में ठूंस दिया। इन लोगों से निपटने के बाद हे जुनशेंग ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और पूछा, भगवान, ये अगर और कुछ नहीं है तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? आगे बढ़ो। आखिरकार आप लुओसिमन के प्रमुख हैं और जिनलिंग शहर में सुरक्षा के बारे में सतर्क रहना बुद्धिमानी होगी, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर हे जुनशेंग की आंखें हल्की चमक उठी और फिर उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। जैसे ही लुओसिमन गाड़ियां तेजी से रवाना हुईं, ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा छोटे रेस्तरां की ओर बढ़ते रहे। जल्द ही वे दोनों छोटे से रेस्तरां में दाखिल हुए। कई विशिष्ट घरेलू व्यंजनों का ऑर्डर देने के बाद वे एक मेज पर बैठ गए और खाना खाने लगे। जबकि ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा अकेले अपना समय बिता रहे थे, करण मल्होत्रा और अन्य लोग जो पहले से ही वर्मा परिवार के निवास पर पहुंच चुके थे, सभी अधीरता के लक्षण दिखा रहे थे। ध्रुव मल्होत्रा से जुड़ी दक्षिणी सीमा और पूर्वी सागर की घटनाएं जिनलिंग शहर में काफी समय से ज्ञात थीं। ध्रुव मल्होत्रा ने जब अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और जिनलिंग शहर में अनगिनत छोटे मोटे लोगों को डराया धमकाया, तो वर्मा परिवार, जिसे उस समय जिनलिंग शहर में प्रथम श्रेणी का परिवार माना जाता था, स्वाभाविक रूप से ध्रुव मल्होत्रा की पहचान जानने वाले पहले लोगों में से था। ओल्ड मास्टर वर्मा के अलावा पूरे वर्मा परिवार में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव मल्होत्रा महान उत्तरी लियाओ राजा बनेंगे। जब ध्रुव मल्होत्रा पहली बार वर्मा परिवार के निवास पर पहुंचे और ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा के प्रति उनके रवैये को याद करते हुए वर्मा परिवार का हर सदस्य डर से भर गया। उन्हें डर था कि ध्रुव मल्होत्रा का जिनलिंग सिटी में वापस आना उनके साथ परेशानी मोल लेना था। उच्च एवं शक्तिशाली उत्तरी लियाओ राजा की तुलना में
वे जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों से अधिक कुछ नहीं थे, मिट्टी के समान विनम्र। अगर ध्रुव मल्होत्रा उन्हें मारना चाहता तो बस एक उंगली उठाने भर की बात होती। बड़े भाई चेन, हमारे वर्मा परिवार ने पहले से ही सामने के आंगन में एक भोज का आयोजन किया है, आप सब क्यों नहीं आकर खाते हैं? निशा वर्मा करण मल्होत्रा के पास पहुंची और शर्मीली आवाज में बोली। लेकिन जाहिर है उसने छेड़खानी के लिए गलत लक्ष्य चुना था, क्योंकि करण मल्होत्रा का दिमाग हत्या के विचारों से भरा था, इसलिए उसके आकर्षण में आने की संभावना बहुत कम थी। करण मल्होत्रा ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। करण मल्होत्रा की ठंडी निगाहों से मिलते ही निशा वर्मा तुरंत कांप उठी, उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। ये कैसी आंखें थीं? शायद जंगल के बाहर किसी बाघ की भी आंखें इतनी डरावनी और भयावह नहीं होंगी। हम तब जाएंगे जब हमें खाना खाने का मन होगा, करण मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। तभी एक तरफ खड़े विक्रम सिंह ने अचानक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या मिस्सू हमेशा भगवान को नीची निगाह से नहीं देखती हैं? आज आप भगवान के अधीनस्थों को भोजन पर आमंत्रित करने के लिए खुद को क्यों नीचा दिखाने को तैयार हैं? इन शब्दों पर करण मल्होत्रा और अन्य लोग अचानक उठ खड़े हुए, उनकी पैनी निगाहें तुरंत निशा वर्मा पर टिक गईं। प्रत्येक नज़र से निशा वर्मा को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गई हो, और हर किसी की निगाह में उसका शरीर लगातार कांप रहा था। 3 हाफ सटेप वार किंग्स और 4 ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स के साथ भीड़ में ऐसी भयानक निगाहें कुछ ऐसी नहीं थीं जिन्हें निशा वर्मा, एक साधारण व्यक्ति, झेल सकता था। मैं जानता हूं कि मैं गलत था, मुझे ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं सचमुच जानता हूं कि मैं गलत था। निशा वर्मा जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए दया की भीख मांगने लगी। उसे रोता देख करण मल्होत्रा अविचलित रहे और ठंडे स्वर में बोले, अगर दया की भीख मांगने से जान बच सकती तो हमें इतने भाई नहीं खोने पड़ते। चूंकि तुमने स्वामी और राजकुमारी को अपमानित करने का साहस किया है, इसलिए तुम मृत्युदंड के हकदार हो। जैसे ही ये शब्द निकले, करण मल्होत्रा का बड़ा हाथ निशा वर्मा की ओर बढ़ गया, जो जमीन पर गिरी पड़ी थी। करण मल्होत्रा का हाथ, पंखे जितना चौड़ा, निशा वर्मा के चेहरे के आधे हिस्से जितना बड़ा हो चुका था। इसके अलावा करण मल्होत्रा की योद्धा राजा जैसी ताकत के साथ वह आसानी से निशा वर्मा की खोपड़ी को कुचल सकता था और उसकी जान ले सकता था। मौत के करीब आने का आभास होते ही निशा वर्मा का शरीर और भी जोर से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई बांध टूट गया हो। बस इतना ही काफी है, बस उसे थोड़ा डरा दो। अगर वह सचमुच उसे मारना चाहता तो भगवान ने बहुत पहले ही ऐसा कर दिया होता। आखिरकार वह राजकुमारी की बहन है, उस पर हाथ डालना हमारा काम नहीं है। जैसे ही करण मल्होत्रा का हाथ निशा वर्मा के सिर पर आने वाला था, विक्रम सिंह फिर बोल पड़ा। इन शब्दों को सुनकर करण मल्होत्रा की आंखों में संघर्ष की झलक दिखी, लेकिन अंततः उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया। मौत के करीब पहुंचते ही निशा वर्मा बेहोश हो गईं और उसी समय उनके नीचे घास पर पानी का एक तालाब बन गया। सचमुच घिनौना है, किसने सोचा होगा कि राजकुमारी जैसी अद्वितीय सुंदरी की इतनी गंदी बहन हो सकती है। भगवान का अपमान करने की हिम्मत करना, उसे मारना नहीं, वास्तव में उसे आसानी से छोड़ देना है। करण मल्होत्रा कुछ कदम पीछे हट गए, उनका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और आंगन के प्रवेश द्वार पर वर्मा परिवार के कई सदस्यों से कहा, क्या आप इस शो से तृप्त हो गए हैं? चूंकि आप तृप्त हो गए हैं, इसलिए इस व्यक्ति को तुरंत यहाँ से बाहर निकालो और सफाई करो। ये सुनकर वर्मा परिवार के सदस्य जो प्रवेश द्वार से छिपकर स्थिति देख रहे थे, अब छिपने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और जल्दी से बाहर आ गए। सिर झुकाए हुए लोग विक्रम सिंह और अन्य लोगों की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जैसे ही वे लोग प्रांगण में दाखिल हुए, उन्होंने तुरंत निशा वर्मा को जमीन से उठाया और बाहर चले गए, तथा जाने से पहले जमीन पर फैली गंदगी को साफ करना नहीं भूले। अब मुझे समझ में आया कि क्यों स्वामी ने जिनलिंग शहर में प्रवेश करते ही राजकुमारी को गाड़ी से उतार दिया था। अरे वाह, वर्मा परिवार में इतनी अव्यवस्था है, ये चमत्कार ही है कि भगवान आना चाहते थे। अगर मुझे पता होता तो मैं भी नहीं आता। क्या इस नारकीय जगह में रहने की अपेक्षा स्वामी के पास रहना अधिक आरामदायक नहीं है? करण मल्होत्रा ने दबी हुई सांस में कोसा। यद्यपि वह अभी अभी वर्मा परिवार की संपत्ति पर पहुंचा था, फिर भी उसने इन लोगों की असली प्रकृति को पहले ही देख लिया था। अवसरवादी के अलावा कुछ नहीं। शुरू में जब ध्रुव मल्होत्रा ने उत्तरी लियाओ राजा के रूप में अपनी पहचान नहीं बताई थी, तब वर्मा परिवार के इन सदस्यों ने ध्रुव मल्होत्रा को ज्यादा सम्मान नहीं दिया था।
अब दक्षिणी सीमा और पूर्वी सागर के मामलों के बाद ध्रुव मल्होत्रा की उत्तरी लियाओ राजा के रूप में पहचान जानकर वे सभी उसके साथ घुलने मिलने लगे। ऐसे लोगों के लिए करण मल्होत्रा के लिए घृणा, यहाँ तक कि तिरस्कार के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता था। यदि ये तथ्य न होता कि वे रोशनी वर्मा के रिश्तेदार थे तो करण मल्होत्रा ने शायद उन्हें पहले ही जमीन पर गिरा दिया होता। करण मल्होत्रा के मन में ध्रुव मल्होत्रा आकाश की तरह था। करण मल्होत्रा की नज़र में जो कोई भी ध्रुव मल्होत्रा का अनादर करने की हिम्मत करता वह मौत के लायक होता। कुछ ही देर बाद वर्मा परिवार के कई सदस्य बर्तनों की थालियां लेकर आंगन में आए। सामने खड़े व्यक्ति ने सावधानीपूर्वक करण मल्होत्रा और अन्य लोगों से कहा, महाराज, ये वे व्यंजन हैं जिन्हें हमारे पुराने मालिक ने हमें आपके लिए लाने को कहा था। भाड़ में जाओ, करण मल्होत्रा ने उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। अध्याय 231 टकराव। मल्होत्रा ने कहा और बड़े बड़े कौर लेकर मांस खाया। विक्रम सिंह ने हंसकर सहमति में सिर हिलाया। कौन कुछ और कह सकता है। जब भगवान ने अपनी पहचान नहीं बताई थी तब वर्मा परिवार के सदस्यों का असली रूप घिनौना था। ये सब भगवान की दयालुता का ही नतीजा है कि वे इन आम लोगों के स्तर तक नहीं गिरे, अन्यथा वर्मा परिवार बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। आदित्य मेहता ने एक घूंट लिया और हंसते हुए कहा, आप जानते हैं, हालांकि वर्मा परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन वे नाम से राजकुमारी के रिश्तेदार हैं। राजकुमारी के दयालु स्वभाव के कारण वह इन लोगों पर हाथ कैसे उठा सकती थी। इन दुष्टों के प्रति राजा की निष्क्रियता मुख्यतः राजकुमारी के प्रति सम्मान के कारण है। वहां उपस्थित सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ध्रुव मल्होत्रा स्वभाव से दयालु नहीं थे। आखिरकार दयालु लोग आमतौर पर युद्ध के मैदान में लंबे समय तक नहीं टिकते। केवल वे लोग जो निर्दयी और हृदयहीन हैं वे ही युद्ध दर युद्ध जीवित रह सकते हैं। और इसी निर्दयता और हृदयहीनता के साथ ध्रुव मल्होत्रा उत्तरी युद्ध राजा की उपाधि को मजबूती से धारण करने में सक्षम रहे और उत्तरी लियाओ के भीतर सभी ताकतों को अपना सिर उठाने से भी रोके रखा। चाहे वे कोई भी हो या उनकी स्थिति कुछ भी हो, यदि वे उत्तरी लियाओ में ध्रुव मल्होत्रा द्वारा स्थापित लौह कानूनों को तोड़ते तो उनका एक ही अंत होता, मृत्यु। उत्तरी लियाओ सेना की तलवार के नीचे अनगिनत लोग मारे गए हैं और यह वास्तव में ये हत्याएं ही थी जिन्होंने उत्तरी लियाओ की लौह रक्त वाली और क्रूर सेना की भयावह प्रतिष्ठा को गढ़ा। पूरे उत्तरी लियाओ में किसी ने भी उत्तरी लियाओ सेना को भड़काने की हिम्मत नहीं की। अकेले उत्तरी युद्ध के राजा ध्रुव मल्होत्रा को भड़काने की तो बात ही छोड़िए। दक्षिणी सीमांत और पूर्वी समुद्री युद्ध क्षेत्रों के विपरीत, जहां प्रभाव न्यूनतम था, उत्तरी लियाओ में यह एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। जब उत्तरी लियाओ सेना ने आदेश दिया तो उत्तरी लियाओ की अनेक सेनाओं में से कौन सी सेना उसका पालन न करने का साहस करेगी। यहाँ तक कि जब ध्रुव मल्होत्रा पर आरोप लगाया गया और उसे 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, तब भी उत्तरी लियाओ में एक भी उपद्रव नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि उत्तरी लियाओ के राजा के रूप में ध्रुव मल्होत्रा का इन ताकतों पर कितना गहरा प्रभाव था। आज रात हम कहाँ रुकेंगे? मुझे मत बताना कि हम इस सुनिवास पर रुकेंगे, करण मल्होत्रा ने उदास होकर कहा। चूंकि ध्रुव मल्होत्रा ने उन्हें नहीं बताया था कि उन्हें कहाँ जाना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ध्रुव मल्होत्रा के पिछले आदेश का पालन कर सकते थे कि ध्रुव मल्होत्रा के आगमन के लिए ऐसी निवास पर प्रतीक्षा करें। प्रभु के आदेश देने से पहले हम यहाँ केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। आगे पढ़ना जारी रखें। मुझे मत बताओ कि तुम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस करोगे। आदित्य मेहता ने करण मल्होत्रा की ओर देखा और हंसते हुए कहा। ये सुनकर करण मल्होत्रा ने उसे देखा और बुदबुदाया, तुम हमेशा बहुत ज्यादा बोलते हो, कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान ने तुम्हें पूर्वी सागर में भेज दिया। क्या भगवान मुझे पूर्वी समुद्र में भेज रहे हैं? ये खबर सुनते ही आदित्य मेहता भड़क उठे। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसे पता भी नहीं चला कि उसके हाथ में रखा शराब का गिलास फर्श पर टूटकर गिर गया। आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें, आपका क्या मतलब है? आदित्य मेहता तुरंत जोर से चिल्लाते हुए करण मल्होत्रा के पास पहुंचे। भौहें चढ़ाकर करण मल्होत्रा ने मुंह में मांस चबाना समाप्त किया और फिर जवाब दिया, पूर्वी सागर का राजा बूढ़ा हो रहा है और उन्हें नए राजेंद्र नायक के रूप में किसी को चुनने की जरूरत है। भगवान ने पहले कहा था कि वे हम तीनों में से किसी एक को चुनेंगे, लेकिन अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि राजेंद्र नायक आप ही बनेंगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है और हम तीनों में तुम सबसे ताकतवर भी हो। इन शब्दों को सुनकर आदित्य मेहता के चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। आदित्य मेहता आगे कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गए। लेकिन इस बार उसने कप से पीने के बजाय बोतल से सीधे अपने मुंह में शराब डाली। उसे इस तरह से व्यवहार करते देख करण मल्होत्रा की भौहें थोड़ी ऊपर उठी,
फिर वह खड़ा हुआ और आदित्य मेहता की ओर देखते हुए बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हम तीनों में सबसे मजबूत हो, मैं तुम्हारे साथ स्पैरिंग मैच खेलना चाहता हूँ। दिलचस्पी नहीं है। आदित्य मेहता ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से बोले। करण मल्होत्रा का चेहरा तमतमा गया, उनकी आवाज़ ठंडी हो गई जब उन्होंने कहा, क्या तुम डर गए हो? मुझसे पिटने और राजेंद्र नायक का पद खोने से डर गए हो? बकवास। क्या आपको लगता है कि मुझे राजेंद्र नायक की स्थिति की परवाह है? आदित्य मेहता के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया और उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल जमीन पर पटक दी। फिर वह अचानक उठ खड़ा हुआ, करण मल्होत्रा से भिड़ गया और ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम पिटाई चाहते हो तो सीधे कह दो, मैं आज तुम्हारी मदद करूंगा। बिना कुछ और बोले दोनों सीधे एक दूसरे से टकरा गए। जैसे ही दोनों ने पृथ्वी पर प्रहार किया, ऊर्जा के झोंके फूट पड़े, जैसे पृथ्वी पर चिंगारी गिर रही हो। ऊर्जा की लहरें इधर उधर उछल रही थीं, जिससे आंगन में सब कुछ अस्त व्यस्त तरीके से बिखर रहा था। डिनर टेबल को केवल विक्रम सिंह और समर जोशी के संरक्षण से बचाया गया, अन्यथा करण मल्होत्रा और आदित्य मेहता के टकराव के तहत ये संभवतः पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया होता। टकराना। मौके का फायदा उठाते हुए करण मल्होत्रा ने आदित्य मेहता के गाल पर जोरदार मुक्का मारा। हिट होने के बाद करण मल्होत्रा विजयी भाव से हंसे, हा हा हा। इन दयनीय कौशलों के साथ आपको लगता है कि आप हम तीनों में सबसे मजबूत हो सकते हैं? इस बार बॉस ने वाकई गलत अनुमान लगाया है, मुझे बाद में उनसे अच्छे से बात करनी होगी। राजेंद्र नायक की जगह मुझे ही मिलनी चाहिए, यही सबसे सही रहेगा। आदित्य मेहता ने अपने सूजे हुए गाल को छुआ और फिर उदास चेहरे के साथ कहा, चेहरे पर वार न करने का एक अलिखित नियम है। तुमने मेरे चेहरे पर वार करने की हिम्मत की। और एक बात, चूंकि बॉस ने मुझे राजेंद्र नायक के पद पर नियुक्त किया है, इसलिए यह पद मेरे पास रहेगा। यदि तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो तो अपने अगले जन्म तक प्रतीक्षा करो। ऐसा कहते हुए आदित्य मेहता ने भोजन के लिए झपट्टा मारने वाले भूखे बाघ की तरह सीधे करण मल्होत्रा पर हमला किया। इसके बाद कई बातचीत के बाद ऐसा लगा कि दोनों ही पक्ष फिलहाल बराबरी पर हैं। बस तुम दोनों का अभी भी पेट नहीं भरा है न? यदि आप लड़ते रहेंगे तो सामने वाले यार्ड में मौजूद लोग शायद आप पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। ये वर्मा परिवार की संपत्ति है, बॉस को शर्मिंदा मत करो। जब ये सही लगा तो विक्रम सिंह ने अंततः उन दोनों को रोकने के लिए आवाज उठाई। ये सुनकर करण मल्होत्रा और आदित्य मेहता ने तुरंत झगड़ा बंद कर दिया। दोनों के गाल सूजे हुए थे और वे काफी दुखी दिख रहे थे, लेकिन उनकी ताकत योद्धा राजा से थोड़ी कम थी। ऐसी सती चोटें कोई मायने नहीं रखती थीं, एक अच्छी रात की नींद उन्हें ठीक कर देती थी। आदित्य मेहता, क्या तुम सचमुच राजेंद्र नायक का पद लेना चाहते हो? उनके रुकने पर करण मल्होत्रा ने चिढ़कर पूछा। आदित्य मेहता ने गंभीर चेहरा बनाकर सिर हिलाया और कहा, अगर यह बॉस की व्यवस्था है तो क्या मैं मना कर सकता हूँ? जब मैं बॉस के साथ नहीं रहूंगा तो बेहतर होगा कि आप लोग बॉस की समस्याओं का उचित समाधान करें और उनकी परेशानियों में इजाफा करना बंद करें। आदित्य मेहता के इस व्यवहार को देखकर जैसे कि वह जाने वाले हों, करण मल्होत्रा अचानक हंस पड़े और फिर बोले, तुम मुझे हंसी से मार रहे हो? क्या तुम थोड़े ज्यादा उत्सुक नहीं हो? यदि आप राजेंद्र नायक बनना भी चाहते हैं तो आप इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। राजेंद्र नायक ने बॉस से कहा कि केवल वही व्यक्ति पदभार संभाल सकता है और नया राजेंद्र नायक बन सकता है जो योद्धा राजा के दायरे में कदम रख चुका हो। उन शब्दों को सुनकर आदित्य मेहता के चेहरे पर उदासी छा गई और जो भावनाएं उन्होंने एकत्रित की थीं वे अचानक गायब हो गईं। उसने अपने पास रखी शराब की बोतल उठाए और करण मल्होत्रा की ओर फेंकते हुए झल्लाते हुए कहा, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं कही? तुमने मुझे बेकार में ही उत्तेजित कर दिया। अपनी बात कहने के बाद आदित्य मेहता अचानक जोर से हंस पड़े। जहां तक सवाल है कि आखिर उसे किस बात से खुशी मिलती है, यह कोई भी बता सकता है। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।